मैं प्रदीप बर्मन आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ, सेल डिविजन्स, और उसका एक भाग हम लोग करेंगे माइटोसिस। तो जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट रखना चाहता हूँ कि आप अगर मुझे जो मैंने वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसका सब्सक्रिप्शन भी कीजिए, और आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स दीजिए, तो जिससे मुझे आगे वीडियो के लिए मुझे प्रोत्साहन मिले। तो मैं आपका कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। अगर आपको कुछ भी अपना टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना के दूँ, तो भी आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिए, मैं उसको देख लूँगा। आप मेरे ईमेल में कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो सर शुरू करते हैं। तो दिस इज ए सेल। नाउ ए सेल हैज टू अप्रोच। फर्स्ट इज डिवीजन and second is differentiation. So cell divisions. So what does it mean by cell division? एक सेल है, ये सेल डिवाइड करेगा, दो सेल बनेगा और ये चलेगा, ये डिवीजन है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि मान लो कि ये एक सेल है, वो एक नया सेल जो एक सेल ही बनेगा, मतलब सेम टाइप बनेगा, जिससे नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होगा, लेकिन नया टाइप सेल नहीं बनेगा। लेकिन वहीं पे डिफरेंशिएशन मतलब ये एक सेल है और इससे एक नया टाइप ऑफ सेल बना। लेट एक सेल से हमें वाई सेल मिलेगा, तो ये है डिफरेंशिएशन, जिससे एक सेल से कोई दूसरा सेल फॉर्म होता है। अब हमें पता है कि हम लोग जो अपना जर्नी है तो जाइगोट से शुरू किए थे, और जाइगोट से शुरू करके जो पहला डिप्लॉयड सेल था वो उससे हम लोग पूरा ऑर्गेनिज्म बने। और तो हमारे में तो बहुत सेल है और बहुत किस्म का सेल है, वो नंबर्स पे मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उनको आपको पता है, आपकी बुक में है। तो अगर डिफरेंशिएशन नहीं हो तो कैसे पॉसिबल होगा? लेकिन हमारे पास डिफरेंशिएशन के संबंध में नॉलेज कम है, इसीलिए हमारे सिलेबस में भी डिफरेंशिएशन है नहीं। तो हमारे सिलेबस में डिवीजन है, हम लोग उसी में डिवीजन में रहेंगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के दूं। तो चलिए डिवीजन शुरू करते हैं। पहला सवाल जो आता है कि सेल एक डिवाइड क्यों करता है? तो सेल डिवीजन, व्हाई ए सेल डिवाइड? और इसका सिंपल सा जवाब है कि आपको सेल को एक सरफेस और वॉल्यूम का एक रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ता है। आपको पता है कि सेल बहुत छोटा होता है और जितना सेल छोटा होगा वही उसके लिए ठीक है, तो वही स्टेबिलिटी का कारण है। मैथमेटिकली इसको हम लोग कह सकते हैं कि सरफेस बाय वॉल्यूम। तो मैं इसके डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ। तो सेल डिवीजन, इसका बेसिक रीजन है कि सेल को हमेशा छोटा रहना है, इसलिए सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि सेल डिवीजन 3 किस्म का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स। So there are 3 types. First, that is amitosis. Second, that is mitosis. And third, that is meiosis. So हमें amitosis मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये एक सेल है और जिसका ये न्यूक्लियस है, और इस टाइप सेल डिवीजन में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक साथ डिवाइड करता है और 2 डॉटर सेल्स बनता है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि सेल का जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम है वो ठीक नहीं होगा, इसीलिए ये एबनॉर्मलिटीज रहेगा, जिससे मेटाबॉलिज्म और सेल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ठीक से। इसके चलते ये जो हमारा जो जीन्स है, जो जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो भगवान ने बहुत डेलिकेट से बना के दिया है। इसको हम लोग को मेंटेन रखना है। हम ऐसा डिवीजन को हमारे भीतर अलाउ नहीं कर सकते हैं ताकि एक सेल से दूसरे सेल में कुछ कैरेक्टर्स का चेंज आ जाए। एक सेल का जो स्टेबिलिटी है नेक्स्ट सेल वो नहीं रहे। क्या हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि लेट मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है कि एक जनरेशन बाद मतलब कि एक 120 डेज होता है आरबीसी का एक लाइफ स्पैन, उसके बाद मेरा ब्लड ग्रुप का चेंज हो जाए? ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए
तो जो कैरेक्टर्स का स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए हमें एक सॉलिड डिवीजन चाहिए, और जिससे ये हो कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एकदम ठीक ठाक डॉटर सेल में इनहेरिट हो, तो डॉटर सेल और मदर सेल एक जैसा रहे। दैट मीन्स सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम शुड बी करेक्ट, और इसीलिए हमें एक बेटर वर्जन सेल डिवीजन चाहिए, और जो है माइटोसिस। हम इसको डिवीजन आज इसको देखेंगे। चलिए, तो इसके पहले जानते हैं माइटोसिस क्या है। वाल्टर फ्लेमिंग इन 1882 इसको इंट्रोडक्शन किया था माइटोसिस को। ये क्या है? बेसिकली ए शॉर्ट ऑफ रेप्लिकेशन। ये क्या है? लेट ए राउंड ऑन डीएनए रेप्लिकेशन followed by a chromosomal segregation. So that two genetically identical daughter cells are formed. इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होगा, जो हमें पता है सेल साइकिल, जो मेरा इसका पहला वीडियो था उसमें आप लोग देखे होंगे कि इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक बार हो जाएगा, उसके बाद क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन हो जाएगा, और रेप्लिकेशन के बाद ही क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन एक बार होगा, जिससे जो दो डॉटर सेल बने वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो टू ईच अदर एज ऑल्सो टू द मदर सेल। तो अब हमारे बॉडी में दो किस्म का सेल है। हमारे बॉडी में एक है सोमैटिक लाइन और एक है जर्म लाइन। तो सोमैटिक सेल में हमें माइटोसिस देखने को मिलता है, मतलब सोमैटिक सेल में, और जर्म सेल जिसमें हम लोग देखेंगे बाद में म्यूसिस होगा, जिसमें रिप्रोडक्टिव सेल फॉर्म होगा। तो हमारे बॉडी में क्या हुआ? एक सोमैटिक सेल, एक जर्म सेल। जर्म सेल में म्यूसिस होगा, लेकिन सोमैटिक सेल में ज्यादा सेल है वही में माइटोसिस होगा। चलिए, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब इसमें कोई हमें डाउट नहीं है कि माइटोसिस एक बहुत स्टेबल सेल डिवीजन है, क्योंकि टू आइडेंटिकल ऑफ देयर जेनेटिकल इंफॉर्मेशन सेल फॉर्म हुआ है। तो इसको आगे बढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि माइटोसिस 4 किस्म का है, और क्योंकि आप नीट का प्रिपरेशन ले रहे हैं इसीलिए ये जगह आपकी बुक में होगा, लेकिन तभी मैंने इसको असॉर्ट करके दिया है आपको कि 4 कैरेक्टर्स के ऊपर बेस करके माइटोसिस 4 किस्म को माना गया है। तो मैं इसको आपको एक टेबल शीट में बना के देता हूं जो आपका काम में आएगा। फर्स्ट है कॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। फर्स्ट कैरेक्टर है कॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। दूसरा कैरेक्टर है कि आपका डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ऐसे 4 कैरेक्टर है। तीसरा कैरेक्टर है फॉर्मेशन ऑफ बाइपोलर स्पिंडल। And fourth round is that the presence of dyad chromosome at the equator of cell. अब आपको पता है कि डायड क्रोमोसोम और मोनोड क्रोमोसोम क्या है। देखिए, ये एक क्रोमोसोम है जिसका 2 क्रोमाटिड है, और आपको पता है कि 2 क्रोमाटिड बिल्कुल सेम होता है। एक क्रोमाटिड जब एस फेज आएगा सेल साइकिल का,
तब ये दूसरा क्रोमाटिड को तैयार करेगा। इसीलिए दो क्रोमाटिड एकदम आइडेंटिकल है और इसमें दो क्रोमाटिड है, इसलिए इसको बोलेंगे डायड क्रोमोसोम। बाद में हम लोग मोनोड क्रोमोसोम भी देखेंगे। और मतलब अगर क्रोमोसोम एक क्रोमाटिड से बना है तो वो मोनोड क्रोमोसोम है। अब ये 4 पॉइंट के ऊपर बेस करके हमको माइटोसिस 4 किस्म का मिलेगा। पहला है कि यूमाइटोसिस, दूसरा है कि क्रिप्टोमाइटोसिस, फिर क्रिप्टोमाइटोसिस, तीसरा है आपका प्रोमाइटोसिस और चौथा है आपका पैरामाइटोसिस। तो अब कैसे इसको याद रखें कि अगर यूमाइटोसिस, जो ये एक मॉडर्न माइटोसिस है, इसमें चारों स्टेज होता है, तो इसको कैसे याद रखें? इसको टिक कर देते हैं, इसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। मतलब आपका क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होगा, मतलब आपको पता है कि क्रोमोसोम कैसे बनता है, क्या क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो कॉइल करके आपका क्रोमोसोम बनता है। दूसरा है डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, की ड्यूरिंग द कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ बाइपोलर स्पिंडल, कि जब सेल जब स्पिंडल फॉर्म करेगा तो बाइपोलर स्पिंडल उससे बनेगा, तो ये बाइपोलर स्पिंडल बनेगा, इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ बाइपोलर स्पिंडल है। और डायट क्रोमोसोम एट इक्वेटर, जैसे इसको हम लोग मान के चले कि डायट क्रोमोसोम एट इक्वेटर। तो अगर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होगा तो इसको बोलेंगे यूमाइटोसिस। और इसके बेस में मान लीजिए कि जो क्रिप्टोमाइटोसिस होगा तो उसमें एक पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, लेकिन चौथा नहीं होगा। लेकिन जो प्रोमाइटोसिस है उसमें पहला होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। आप जो राइट में आप उससे समझ सकते हैं कि कौन सा कैरेक्टर्स को मैं इसको कंसिडर करने के लिए बोल रहा हूँ। और जो चौथा है पैरामाइटोसिस, उसमें पहला वाला नहीं होगा लेकिन बाकी 3 होगा। सो ऐसे हम लोग माइटोसिस को याद रखेंगे। चलिए अब हमें माइटोसिस सेल डिवीजन का एक छोटा सा कारण भी आपको बोल देते हैं कि इफ यू अप्लाई द माइटोजेन मीन्स देयर आर समथिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइटोसिस सेल डिवीजन और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। सो दीज आर माइटोजेन। So these are the small polypeptides, or proteins which promote cell division. Suppose PDGF or epidermal growth factor. So PDGF, that means platelet derived growth factor. EDGF, EGF, that means epidermal growth factor. So these are the protein. So these are the protein that promote the cell division. So these are the mitogen. Let we start the detailed process of this mitosis. सो आपको पता है कि एक सेल डिवीजन लेट माइटोसिस, इसका 2 फेज होगा। फर्स्ट होगा कैरियोकाइनेसिस, दैट इज अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस। ये मैंने दैट मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो पहले हम लोग कैरियोकाइनेसिस डिस्कस करेंगे, उसके बाद साइटोकाइनेसिस डिस्कस करेंगे। देखिए अब आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि माइटोसिस है क्या और क्यों इसका बेसिक थीम। इसका बेसिक थीम है कि एक मदर सेल में, लेट मदर सेल मान के चलिए
कि 12 इक्वल्स टू 8। आपको पता है इसका मतलब क्या है। और ये जो डॉटर सेल बनेगा वो भी ऐसा ही होगा, 2 डॉटर सेल बिल्कुल मदर सेल जैसा होगा। क्यों? क्योंकि इस मदर सेल में जो जेनेटिकल कॉन्फ़िगरेशन है वही अनचेंजली डॉटर सेल में जाना चाहिए। और आपको पता है कि जेनेटिकल कॉन्फ़िगरेशन मतलब जीन्स को हम लोग बोल रहे हैं। तो जीन्स कहां पे है? डीएनए पे है। और डीएनए सेल के भीतर क्रोमाटिन फाइबर्स रूप में है। क्रोमाटिन फाइबर्स, तो ये क्रोमाटिन फाइबर्स जो एक इंटरफेस सेल, अगर आप सोचते हैं कि एक इंटरफेस, एक नॉर्मल सेल इंटरफेस स्टेज में लेंगे, आपको तो पता है कि ये एम फेज है और ये इंटरफेस है। तो ये इंटरफेस में, इस इंटरफेस में आप देखेंगे कि आपको क्रोमोसोम नहीं मिलेगा, क्रोमाटिन फाइबर्स मिलेगा न्यूक्लियस में। क्रोमाटिन फाइबर्स जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब उस थ्रेड को अगर आपको 2 डॉटर सेल में इनहेरिट करना है ठीक ठाक, कुछ भी गलत ना हो, तो उसको एक फिजिकल शेप में लाना चाहिए। एक फिजिकल प्रॉपर शेप होगा जिससे वेल डिवाइड हो सके। इसीलिए ये क्रोमाटिन फाइबर्स को पहले क्रोमोसोम बनना पड़ता है ताकि ठीक ठाक डिवाइड हो। तो माइटोसिस ये इंश्योर करता है कि आपका क्रोमाटिन फाइबर्स क्रोमोसोम फॉर्म हुआ, वेल डिवाइड हुआ। तो इसका मतलब ये है, ये बोलने का रीजन ये है कि आपको ध्यान रखना है कि कैरेक्टर्स इस अप्रोच में आपको पढ़ना है ताकि क्रोमोसोम फॉर्मेशन ठीक ठाक हो और क्रोमोसोम सेग्रीगेशन ठीक ठाक हो। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन। तो वो किससे होगा? वो स्पिंडल फॉर्मेशन से होगा। तो आपको बेसिकली ये 2 जगह ध्यान में रख के कैरियोकाइनेसिस का जो प्रोफेज, मेटाफेज, ये सब जो बेसिक एनाफेज, टेलोफेज है, ये स्टेज करना है। कौन सा 2 जगह ध्यान में रखना है आपको? बेसिकली पहला कि आपका क्रोमोसोम फॉर्मेशन प्रॉपर हो, दूसरा कि क्रोमोसोम सेग्रीगेशन प्रॉपर हो। क्योंकि माइटोसिस का एम ही यही है कि 2 डॉटर सेल्स में इक्वली मदर सेल्स का कैरेक्टर सबमिट हो और 2 डॉटर सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल रहे। इसीलिए एक गुड कंडीशन बनाया गया। क्रोमाटिन फाइबर्स तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हैप्पैजार्ड है। इसको कैसे आप 2 सेल में बांटेंगे? उससे बेटर है कि इसका प्रॉपर क्रोमोसोम बने जिससे आराम से हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान में रख के सेल्स डिविजन्स का डिफरेंट स्टेज को याद रखना है। कभी कभी हम लोग पजल होते हैं कि कौन सा करे, कौन सा नहीं करे। उसमें आपको कुछ नहीं जानना, आपको सिंपल से ध्यान रखना है। ये बड़ा सिंपल है क्या कि आपका क्रोमोसोम फॉर्मेशन ठीक ठाक हो, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। वो कैसे होगा? वो स्पिंडल अटैचमेंट से होगा। इसीलिए आपको स्पिंडल और क्रोमोसोम ये 2 जगह आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेज जो कैरियोकाइनेसिस का होता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवीजन, वो आपको बताया गया है। तो पहला फेज है प्रोफेज। पहला क्या है? जैसे मैंने बताया कि आपका, मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक न्यूक्लियस है। कैसे देखेंगे आप न्यूक्लियस को? मान लीजिए ये साइटोप्लाज्म है और ये आपका न्यूक्लियस है। ये आपका क्रोमैटिक फाइबर्स है। मैं CH से इसको डिनोट कर रहा हूं। ये न्यूक्लियोलास है, आपको पता है कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। मान लीजिए आपका ऐसा दिखेगा आपको, लेकिन आपको क्या बनना है? पहले क्रोमोसोम फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। तो क्रोमोसोम फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा क्रोमोसोम फॉर्मेशन? वो आपका स्पाइरलाइजेशन ऑफ क्रोमाटिन फाइबर्स होगा। कैसे कि क्रोमाटिन फाइबर्स, अगर क्रोमाटिन फाइबर वो कॉइल करे, दैट मीन्स इट इज द प्रोसेस नोन एज स्पाइरलाइजेशन। तो ये क्रोमोसोम बनेगा
और कैसा क्रोमोसोम बनेगा, दैट मीन्स आप ये इजीली मान लें कि ये क्रोमोसोम के पास धागा वाला स्ट्रक्चर है और इससे आपका डायड क्रोमोसोम बनेगा। आपको ये ध्यान में रखना कि आपका डायड क्रोमोसोम बनेगा। बस देखिए ये आपका डायड क्रोमोसोम बन गया। दूसरा, ये जो स्पाइरलाइजेशन हुआ ना, ये आपको मेटाफेज तक देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो क्रोमोसोम्स देखें आप, तो ये क्या है, दो क्रोमाटिड, वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, और वो सेंट्रोमियर रिस्पॉन्सिबल है कि दो क्रोमाटिड्स ठीक ठाक जुड़ा रहे। यहाँ पे एक प्रोटीन भी काम करता है, कोहेशन प्रोटीन, जिसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब आपको ये देखना है कि स्पिंडल फॉर्मेशन, बिफोर ऑफ द डिस्कशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, आप ये जान लें कि आपका ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये आपका यहाँ पे सेंट्रोजोम है। अगर ये एनिमल सेल है तो प्लांट सेल में आपका सेंट्रोजोम नहीं होता है जनरली। तो ये सेंट्रियोल, एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल फिर से सिंथेसाइज्ड होगा कंपोनेंट, और ये मूव अपार्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रियोल से ही आपका स्पिंडल फॉर्मेशन होगा। तो ये ड्यूरिंग द प्रोफेज सेंट्रियोल सेपरेट्स एंड प्लेस्ड एट 180 डिग्री, सो दीज आर द सेंट्रियोल्स। प्लेस्ड 180 डिग्री। अब देखिए आपकी स्पिंडल क्या है। स्पिंडल आपको पता है कि इंटरफेस में सेल अपना शेप बना के रखने के लिए कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स का इस्तेमाल करता है। वो माइक्रोट्यूब्यूल्स ही ये स्पिंडल फॉर्म करता है। और आपको पता है कि स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बनता है, ट्यूबुलिन पॉलीमर से बनता है। तो ये स्पिंडल कैसे होगा देखिए। अब देखिए तो ये हमें 3 किस्म का स्पिंडल हमें देखने के लिए मिलेगा। एक है काइनेटोकोर, दूसरा है पोलर, और तीसरा है एस्ट्रल। ये 3 किस्म का आपको स्पिंडल मिलेगा। मैं फिर से बताऊं, जो आपका साइटोस्केलेटन, मतलब इंटरफेस का साइटोस्केलेटन जो मेंटेन करता है, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स, वही माइक्रोट्यूब्यूल्स ये स्पिंडल फॉर्म करेगा। तो हमारे सेल में ये मैं आपको रफली दिखाऊं कि एक होता है जो क्रोमोसोम का काइनेटोकोर तो अटैच होता है, एक होता है पोलर, और एक होता है एस्ट्रल। मैंने आपको ये रफली दिखाया। ये 3 किस्म का स्पिंडल होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसका हम लोग डिटेल देखेंगे। यही ध्यान में रखना है कि आपको ये अगर स्पिंडल और अगर क्रोमोसोम सेग्रीगेशन आ गया, तो फिर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपको तो आ ही गया है अभी तक, आपको स्पिंडल का एक जनरल आइडिया है, और सेग्रीगेशन क्रोमोसोम कैसे हो रहा है ये आइडिया हो गया, तो आपको बस बहुत बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ईजी भी है। तो देखिए आप, तो प्रोफेज में आपका स्पिंडल फॉर्म हो गया, सेंट्रियोली 180 डिग्री प्लेस्ड है। अब क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये आपका न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करेगा, और ये पहले क्या होता है, छोटा छोटा वेसिकल बनता है, और धीरे 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 स्कैटर होकर ये डिसअपियर हो जाता है। तो प्रोफेज एंड्स इन द डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज द न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। अगर ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, पहले वेसिकल अल्टीमेटली डिसअपियर हो गया, तो क्रोमोसोम आपका क्या हो गया, ओपन हो गया साइटोप्लाज्म में। तो इसको बोलेंगे ओपन माइटोसिस, दैट इज यू माइटोसिस, ये जो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ रेयर एक्सेप्शंस वो भी होता है जहां पे हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड माइटोसिस। जैसे आपको ईस्ट में देखने के लिए मिलेगा, डायटोस में भी हो सकता है। तो आपको क्लोज्ड माइटोसिस और यू माइटोसिस, ओपन माइटोसिस, ये आपको आ गया, और स्पिंडल फॉर्मेशन भी आपको आ गया है। आपको ये भी जान के रखना है कि अगर ये प्लांट सेल है, तो ये जो स्पिंडल है वो साइटोप्लाज्म से ही ओरिजिनेट हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि सेंट्रियोल नहीं मिलेगा, इसीलिए प्लांट सेल में बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल, ये आप ध्यान में रखिए। लेकिन अगर ये एनिमल सेल है तभी आपको यहाँ पे सेंट्रियोल मिलेगा, तो ये एस्ट्रल रे भी बनेगा, तो इसको बोलेंगे एस्ट्रल स्पिंडल। तो माइटोटिक स्पिंडल और एस्ट्रल स्पिंडल ये आपको आ गया। ये प्रोफेज है। अब इसका नेक्स्ट फेज हम लोग करेंगे जो है मेटाफेज। देखिए, तो प्रोफेज एंड कैसे होता है? व्हेन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन disintegrate and the chromosomes scattered inside of the cytoplasm, this is the end of the prophase. Now metaphase. In this phase, chromosomes stays at the equator. उससे पहले आपको बता दें एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मेटाफेज में भी क्रोमोसोम्स स्पाइरलाइजेशन कंटिन्यू रहता है। इसका मतलब क्या होगा कि क्रोमोसोम अपना लेंथ का मैक्सिमम छोटा हो जाएगा, हालांकि वो मोटा होगा लेकिन साइज लेंथ में छोटा होगा। और आपको पता है कि ये अप टू 1/25 टाइम तक हो सकता है, इतना तक वो स्पाइरलाइज करता है। तो मेटाफेज में स्पाइरलेशन अपने पीक में है, इसलिए अगर आपको ऑब्जर्व करना है कोई क्रोमोसोम्स को सेल के भीतर तो आपको मेटाफेज देखना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो स्पाइरलेशन है वो पीक में है। तो अब देखते हैं कि कैसे है। तो हमें पता है कि ये सेंट्रियोल है। अब आप देखिए, ये जो स्पिंडल, ये मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम है, एक पैटर्न देखा गया है कि स्मॉलर क्रोमोसोम्स सिचुएटेड एट द पेरिफेरी एंड द लार्जर वन सिचुएटेड एट द सेंटर। आपको ये देखना है, ये जो स्पिंडल है ना, ये स्पिंडल किससे बना? इट्स ए पोलराइज्ड ट्यूब्यूलिन पॉलीमर, पोलराइज्ड ट्यूब्यूलिन पॉलीमर। अगर ये पोलराइज्ड ट्यूब्यूलिन पॉलीमर है तो उसका एंड्स भी होगा। तो जो भी स्पिंडल बनता है उसका माइनस एंड बोलते हैं जो एम्बेडेड होता है, भीतर की तरफ एम्बेडेड होता है, दैट सेंट्रियोल की तरफ जहां पे वो ऑरिजिन करता है, तो उस साइड को बोलेंगे माइनस एंड और इस साइड को बोलेंगे प्लस एंड। तो ये प्लस एंड है जो आउटवर्ड की तरफ है, और जो इनवर्ड्स है पोल की तरफ है, पोलर है, वो है माइनस एंड। इसको आप ध्यान में रखिए। तो अब आपको पता है कि अटैचमेंट्स होगा। ये देखिए, ये एक मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया कि ये टायर्ड क्रोमोसोम है। ये माइटोसिस में, और आपको ये भी पता हो गया कि एक होता है काइनेटोकोरल, जो काइनेटोकोर क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है, और कुछ होता है कि ये आपका काइनेटोकोर का अटैच नहीं पाता है। तो ऐसे चलिए, ये प्लस ये प्लस कैसे अटैच होगा? जनरली ये रिलीज होता है ये जब रिलीज्ड होता है फिर वो सर्च करता है, कुछ सर्च पाता है तो उसको कैप्चर कर लेता है। तो इसको बोलते हैं सर्च एंड कैप्चर प्रोसेस, सर्च एंड कैप्चर प्रोसेस। इससे जो स्पिंडल फॉर्म हुआ ना, वो आपका काइनेटोकोर तक रीच कर गया और कुछ दो साइड से रेडिएट होकर अपने आप जुड़ के पोलर स्पिंडल बन गया, और सेंट्रियोल से निकल गया आपका एस्ट्रल स्पिंडल। अब आप देखिए कि एस्ट्रल रे जिसको बोलते हैं, दो क्रोमाटिड जो डायट क्रोमोसोम बना
वो इक्वेटर में प्लेस्ड है। आपको पता है कि इक्वेटर क्या है, सेल के इक्वेटर में प्लेस्ड है, एंड द क्रोमोसोम्स आर वर्टिकली प्लेस्ड। इन मियोसिस we will see the chromosome will be horizontally placed, but in mitosis it's very important that you need to draw this pattern that the chromosomes are vertically placed. But स्पिंडल फॉर्म होने के बाद भी क्रोमाटिड सेपरेट क्यों नहीं हुआ? ऑल्दो मेटाफेज इज द मोस्ट डायनेमिक फेज, लेकिन इसमें क्रोमाटिड सेपरेशन क्यों नहीं हुआ? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप ऐसे जानिए कि एक कोहेसिव प्रोटीन है, ये एक SMC ग्रुप का प्रोटीन है, दैट स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम, ये ग्रुप का प्रोटीन है। तो ये कोहेसिव प्रोटीन ही दो क्रोमाटिड को जोड़ के रखा हुआ है, और ये कोहेसिव प्रोटीन जो एक्टिव है, जो दो क्रोमाटिड को जोड़ के रखा है, इसके ऊपर एक प्रोटीन काम कर सकता है, वो है सेपारेज। अगर ये सेपारेज काम कर गया तो ये कोहेशन को वो डिग्रेडेट कर देगा, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा। लेकिन इन मेटाफेज में ये जो सेपारेज है ना, वो इनएक्टिव है। वो इनएक्टिव है, और ये इनएक्टिव क्यों है सेपारेज? क्योंकि इसके ऊपर और एक एंजाइम का काम करता है, प्रोटीन है, जो है सिक्यूरिन। ये सिक्यूरिन एक्टिव है। अभी इस मेटाफेज में सिक्यूरिन एक्टिव है, और उसने सेपारेज को इनएक्टिव बना के रखा हुआ है, और ये सेपारेज इनएक्टिव है, इसीलिए कोहेशन अभी एक्टिव है, और ये कोहेशन क्या करता है? दो क्रोमाटिड को जोड़ के रखा हुआ है, इसीलिए मेटाफेज में आपका क्रोमाटिड सेपरेशन नहीं होगा। अब हम लोग अगले फेज की तरफ जाएंगे, जो है एनाफेज। एनाफेज इज द स्मॉलेस्ट फेज ऑफ karyokinesis. Although metaphase is the most dynamic phase, but anaphase is the smallest phase. क्या होता है एनाफेज में? That the chromatid separates from each other and the monad chromosome move towards the opposite pole of the cell. It's very important that you need to understand that the monad chromosome, which is actually a chromatid, are moving towards the pole. So let एनाफेज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊं तो आपको इंटरेस्ट लगेगा और आपको टेक्निकल लगेगा, आप इस पे ऊपर आगे काम कर सकते हैं। तो एनाफेज क्या है? इस पे देखेंगे कि क्रोमोसोम्स, ये आपका सेंट्रियोल है, मैं इसका डिटेल और ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, आप समझ जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये क्रोमोसोम्स है जो दो साइड में मूव कर रहा है। लेकिन आप ध्यान में रखिए, ये जो क्रोमोसोम है मेड ऑफ वन क्रोमाटिड, इसीलिए इसको बोलेंगे मोनाड क्रोमोसोम। आप इसको ध्यान में रखिए। तो डायड क्रोमोसोम एनाफेज में सेपरेट हो जाता है, सेग्रीगेशन, ये सेग्रीगेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मैंने आपको बताया ना कि आपका क्रोमोसोम फॉर्मेशन और क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, ये दो चीज समझ लें तो आपका सेल डिवीजन बहुत आसान है। तो एक डायड क्रोमोसोम क्या होगा कि आपका ये डायड क्रोमोसोम दो क्रोमाटिड अलग हो जाएगा एक दूसरे से। तो ये क्रोमाटिड है, तो इसमें जो जो जीन्स है, इसमें उसका जो पेयर है उसमें भी सेम जीन्स है। इसीलिए क्या है कि इसका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इसका भी वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। मतलब ये दो, जैसे इस क्रोमोसोम के बारे में हम लोग डिस्कस किए, इस क्रोमोसोम को भी ऐसे ही हम लोग देखेंगे।
तो ये दो सेल बनेगा ना, ये साइड एक सेल बनेगा, ये साइड सेल बनेगा, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। अच्छा, इसीलिए आप ये मान लीजिए कि क्रोमाटिड जो जा रहा है वो एक क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम क्या है, मोनाड क्रोमोसोम है। अब जो मैकेनिकल थिंग है, क्यों क्रोमाटिड सेपरेट होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आप इसको एक बार देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कि मैंने आपको बताया ना कि एक प्रोटीन जो है वो है सेपरेज, जो आपका इनएक्टिव रहता है एट मेटाफेज, इनएक्टिव। इसको कौन इनएक्टिव करके रखा, एक और प्रोटीन जो है सिक्यूरिन। अब जैसे ही सेल एनाफेज में आ गया, तो एनाफेज में एक प्रोटीन काम करना शुरू कर देता है, जिसको बोलते हैं एपी, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एपीसी, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, सिक्यूरिन को अलग करेगा और उसका डिग्रेडेशन करेगा। डिग्रेडेशन ऑफ सिक्यूरिन। तो आपका क्या हुआ, सिक्यूरिन एनाफेज में आने से इसका डिग्रेडेशन हो गया। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो आपका सिक्यूरिन को नष्ट कर दिया। अगर सिक्यूरिन नष्ट हो गया तो अब आप जान सकते हैं कि सेपरेज क्या हो गया, अब ये एक्टिव हो गया। और अगर ये अब एक्टिव है तो ये क्या करेगा, कोहेसिन को डिप्लीट करेगा, कोहेसिन इनएक्टिव हो जाएगा। और क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम आपका था, जुड़ा हुआ था ना, ये क्या हुआ, दो क्रोमाटिड सेपरेट हो गया। क्यों, क्योंकि कोहेसिन प्रोटीन अभी काम नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि सेपरेज एक्टिव हो गया है। क्यों सेपरेज एक्टिव हो गया एनाफेज में, कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स सिक्यूरिन प्रोटीन को नष्ट कर दिया, जो सिक्यूरिन प्रोटीन सेपरेज को इनएक्टिव बना के रखा हुआ था। है ना बड़ा टेक्निकल, बड़ा सुंदर, कि आप इससे जान सकते हैं क्यों एनाफेज में क्रोमाटिड सेपरेट हो जाता है और सेग्रीगेशन क्यों होता है। जो स्पीड ऑफ पोलर मूवमेंट है वो है 1 माइक्रोन पर मिनट, और इस स्पीड से दो क्रोमोसोम दो पोल्स की तरफ जाता है। अब ये आपका एनाफेज हो गया। अब आपका है टेलोफेज। और आपको पता है टेलोफेज हमें डिस्कस करने का उतना जरूरत है नहीं, कि ये जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज है। कि टेलोफेज में क्या होता है कि जब भी क्रोमोसोम्स रीच कर गया टेलोफेज, right, this is a cell, when the chromatid reaches here, what happened, just opposite of prophase। इसका मतलब क्या है कि आपका ये क्रोमाटिड, दैट मीन्स एक क्रोमोसोम डिस्पाइरल हो जाएगा, क्रोमाटिन फाइबर बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराइज हो जाएगा, और न्यूक्लियर क्रोमोसोम से आ जाएगा। आपको पता है जब न्यूक्लियोलार क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, अगर ये अपना एक अलग वीडियो है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, उसमें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि जो क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और जहां पे न्यूक्लियोलस ओरिजिन कर सकता है, जहां से, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलार क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियर क्रोमोसोम अराइज हो गया, दो साइड में ऐसा हो गया, मतलब आपका क्या हो गया, दो साइड में आपका न्यूक्लियस बन गया। तो ये आपका प्रोफेज का जस्ट ऑपोजिट फेज है टेलोफेज। तो अगर इसको इक्वेशन से करें तो प्रोफेज सबसे बड़ा है, उसके बाद टेलोफेज है, उसके बाद मेटाफेज है, उसके बाद एनाफेज है। ये आपका सीक्वल है, इसको आपको याद रखना है। अब तो आपका जो कैरियोकाइनेसिस है, जो मेन थीम है, वो हो गया है। अब आपको क्या देखना है कि कैसे आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करे ताकि आपका दो सेल बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं साइटोकाइनेसिस। ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको बुक में मिल जाएगा, तभी मैं आपको बताऊं कि
एक क्रोमोसोम्स को अगर आप इक्वेटर से आप उसका पोल तक लेके जाएं तो उसके लिए 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी खर्च होता है, 30 इसको आप ध्यान रखिए। ये सब आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब हम लोग शुरू करेंगे साइटोकाइनेसिस। अब हमें पता है कि दो साइटोकाइनेसिस क्या है, कि एक ये सेल है जिसके भीतर दो न्यूक्लियस बन चुका है। हमें क्या करना है कि उससे हमें दो सेल हमें देखना है कि कैसे बन रहा है। दैट मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कैसे हो रहा है, ये साइटोकाइनेसिस है। आपको बताएं कि दो किस्म का सेल होता है, एक होता है एनिमल सेल और एक होता है प्लांट सेल। दोनों के भीतर लिटिल बिट डिफरेंस है कि कैसे आपका साइटोकाइनेसिस होगा। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका एनिमल साइटोकाइनेसिस। तो आप क्या देखेंगे, एनिमल साइटोकाइनेसिस। देखिए ये एक सेल है। ये एनिमल साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो दो साइड से भीतर की तरफ आ जाता है और इसको बोलते हैं क्लीवेज फॉर्मेशन। तो ये क्लीवेज है और ये कंटिन्यूस होगा, दो साइड से भीतर आएगा, सेल मेम्ब्रेन अपने आप टच कर जाएगा, दो सेल फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होता है, मान लीजिए कि एक सेल है, लेकिन इसमें एक क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन 2 से एक मेमोरी होता है। क्या बताया, क्या पार्टिसिपेट किया, एक्टिन मॉलिक्यूल एंड मायोसिन 2। ये मायोसिन 2, तो इससे क्या हुआ, ये एक ये एक सर्कमफेरेंशियली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर है। मतलब भीतर सेल मेम्ब्रेन के भीतर से, जो सेल मेम्ब्रेन है पेरिफेरल से, आप भीतर से सोचिए, भीतर के सेल मेम्ब्रेन से आपका एक्टिन और मायोसिन से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक्टिन और मायोसिन 2 से, और यही मेमोरी से सेल मेम्ब्रेन भीतर की तरफ जाता है और अल्टीमेटली दो साइड से दैट द सेंट्रीपेटल मूवमेंट happens and ultimately two cell forms। इधर एक न्यूक्लियस, इधर एक न्यूक्लियस है। होपफुली आपको ये एनिमल साइटोकाइनेसिस समझ में आ गया। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि क्लीवेज प्रोसेस है और इसमें स्पिंडल का आपको जरूरत नहीं है, इसीलिए एनिमल साइटोकाइनेसिस आपका एनाफेज स्टेज से ही हो जाता है, शुरू होता है। एनाफेज स्टेज से ही शुरू होता है क्योंकि इसको स्पिंडल की जरूरत नहीं है। और क्या है, एक सर्कमफेरेंशियल ओरिएंटेड स्ट्रक्चर है और उसको फॉलो करते हुए सेल मेम्ब्रेन भीतर तक आता है, दो साइड से आपका जुड़ गया, सेल मेम्ब्रेन दो साइड से फ्यूज हो गया, आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, आपका दो सेल बन गया। अब आते हैं एनिमल साइट प्लांट साइटोकाइनेसिस से। देखिए प्लांट साइटोकाइनेसिस में आपको स्पिंडल का जरूरत होगा। क्या है कि ये हमारा सेल है, दो साइड में न्यूक्लियस है। जो स्पिंडल है वो स्पिंडल फर्स्ट ये एट द इक्वेटर में प्लेस्ड हो जाएगा। जो स्पिंडल क्रोमोसोम को रीच करके दो साइड में लेके गया है वो स्पिंडल भीतर तक आ जाएगा, यहां पे आएगा और एक स्ट्रक्चर बनेगा। इसके ऊपर जो हमारा गोल्जी वेसिकल है उसका वेसिकल्स इसके ऊपर एग्रीगेट होगा, तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलेंगे हम लोग
फ्रैगमोप्लास्ट। इसमें स्पिंडल है और गोल्जी वेसिकल है। इसके ऊपर स्पिंडल एंड पॉलीसेकेराइड्स, स्पिंडल्स एंड पॉलीसेकेराइड इसके ऊपर एग्रीगेट होगा और ये दो साइड से ऐसे, मतलब आप देख सकते हैं कि एक साइड इधर एक साइड इधर, ऐसे आपका वो बढ़ रहा है और जो सेल, जो साइड दो सेल बन गया आपका। तो क्या हुआ कि पहले आपका स्पिंडल इधर आया, उसके ऊपर गोल्जी वेसिकल्स एग्रीगेट हुआ, बना आपका फ्रैगमोप्लास्ट, उसके ऊपर भी पॉलीसेकेराइड एग्रीगेशन हुआ, स्पिंडल आया, वो बन गया आपका सेल प्लेट। तो प्लांट साइटोकाइनेसिस में ये आपका सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। एक चीज ध्यान में रखिए कि सेल में एक प्रीप्रोफेज बैंड होता है जो एक्टिन उसका मेमोरी रखता है, सिर्फ एक्टिन। तो वो मेमोरी ध्यान में रखते हुए ही इधर एग्रीगेशन होगा, प्रीप्रोफेज बैंड, इसको ध्यान में रखते हुए, और अल्टीमेटली आपका दो सेल बन गया, क्योंकि ये तो सेल कंपोनेंट है, सेल वॉल कंपोनेंट है, तो ये सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया। अब ये मिडिल लेवल बन गया। अब ये अगर एक सेल है और ये अगर दूसरा, मान लीजिए कि ये x1 सेल है और ये x2 सेल है, तो x1 सेल अपना प्राइमरी सेल वॉल इधर डिपोजिट करेगा, x2 अपना प्राइमरी सेल वॉल इधर डिपोजिट करेगा, तो सेल वॉल हो गया, दो सेल फॉर्मेशन हो गया। तो इससे हमारा सेल दो सेल बन गया, ये सेल डिवीजन हमारा हो गया है। अब लास्ट का 3 एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आप नीट के लिए जा रहे हैं तो कुछ टेक्निकल चीज होता है, जो कुछ ऐसा चीज होता है ना जो जिससे आपको बहुत कुछ, ये एक आपको क्या बताएं कि ये थ्रेशोल्ड क्वेश्चंस है, ये आपको वो याद रखना चाहिए कि माइटोसिस का डिफरेंट स्टेज का ब्लॉकर्स है, ये ब्लॉकर्स लेकिन आपको याद रखना चाहिए ताकि इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसको जान सके। तो हमारे पास तो हमें पता है कि नीट में हमारा इंफॉर्मेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन कुछ होता है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। कुछ बेसिक जगह आपको जानकारी रखना चाहिए कि 3 ब्लॉकर्स मैं आपको बताना चाहूंगा। एक होता है ड्रग दैट अलाउ inhibit spindle formation। दूसरा है drug that allows spindle formation but inhibit to shortening, उसको छोटा नहीं होने देगा। जो आपको पता है कि जो छोटा होता है वो प्लस एंड से होता है, मैं वहां पे बोलना भूल के, आप ध्यान में रखिए। जब स्पिंडल का आप देखेंगे कि काइनेटोकोरल स्पिंडल छोटा होगा तो वो प्लस एंड से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल जाता है और स्पिंडल आपका छोटा होते जाता है, तो ये आपका क्रोमोसोम दो साइड में खींच कर चला जाएगा। तो ये 1, 2 और 3 that stop or inhibit साइटोकाइनेसिस। ये 3 चीज आप याद रखिए, ये आपका नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, आप नीट के लिए जा रहे हैं। तो ड्रग दैट इनहिबिट स्पिंडल फॉर्मेशन इज कॉल्चिसिन, ड्रग दैट अलाउ स्पिंडल फॉर्मेशन बट इनहिबिट द शॉर्टनिंग दैट इज टैक्सॉल, एंड ड्रग दैट इनहिबिट साइटोकाइनेसिस, जिससे आपका साइटोकाइनेसिस आप रोक सकते हैं, वो है साइटोचैलासिन। तो आप ये इनहिबिट अगर कॉल्चिसिन अप्लाई करेंगे तो आपका स्पिंडल फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, माइटोसिस ब्लॉक हो जाएगा, सॉरी मेटाफेज आप ब्लॉक कर देंगे। फिर ड्रग दैट अलाउ द स्पिंडल फॉर्मेशन बट इनहिबिट द शॉर्टनिंग, एनाफेज ब्लॉक कर देंगे, टैक्सोल अप्लाई करेंगे। और अगर आप साइटोकाइनेसिस को आप इनहिबिट करना चाहें, अगर आप चाहें कि साइटोकाइनेसिस नहीं करेंगे तो ये ड्रग अप्लाई करेंगे तो आपका ये साइटोकाइनेसिस स्टॉप हो जाएगा।
तो ये आपका माइटोसिस मैंने बताया, इसका इंपॉर्टेंस आप बुक में है कि सेल नंबर से डिवाइड करेगा, आपका क्विक कट जाए, हीलिंग्स हो, उसके लिए माइटोसिस चाहिए। तो होपफुली ये मैंने माइटोसिस को आपको एक्सप्लेन करके दिया है, आपको काम में आएगा, आप इससे इंटरेस्ट पाएंगे, मोटिवेट होंगे। अगर आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया हूँ, आपको देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, या फिर आपका कुछ सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपका फर्दर फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं आपका कमेंट सेक्शन बहुत एगरली देखता हूँ। तो चलिए अगले वीडियो के लिए वेट करते हैं। गुड बाय।